अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर अभी तक बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे करवाना है, और उसके बाद हमने इफ एल्स की कमांड्स को डिस्कस किया था कि हम लोग कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं गिवन इनपुट की बुनियाद के ऊपर कि इनपुट आपके पास ये है तो डिसीजन मेकिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर हमने एग्जांपल्स देखी थी इवन आउट वाली, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने वाली तीन नंबरों में से। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जांपल्स डिस्कस की। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लोग लूप्स को डिस्कस करेंगे। लूप को हमने एलेबरेट किया कुछ इस तरह से कि हमारे पास तीन लूप्स थी। एक फॉर लूप है, वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। सो हमने फॉर लूप से स्टार्ट किया और फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उसके डिफरेंट सिंटेक्स और सिंटेक्स को भी साथ डिस्कस किया था, और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स भी हमने वन बाय वन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी। फिर हमने फॉर लूप के बाद वाइल लूप को डिटेल के साथ एलेबोरेट किया था, जिसमें बहुत सी एग्जांपल्स को हमने वाइल लूप के डिफरेंट सिंटेक्स के साथ डिस्कस किया था। नाउ आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे कि अगर सपोज किया कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक एल्गोरिथम बार बार इम्प्लीमेंट करना है। एल्गोरिथम जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल लेते रहे हैं, तो फैक्टोरियल लेने के लिए फॉर लूप से किया था या वाइल लूप से किया था, वो 3 से 4 लाइनों का कोड है। अगर आपने अपने एक ही प्रॉब्लम के अंदर किसी नंबर का एक से ज़्यादा मरतबा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें फैक्टोरियल का कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन कोड, और वो भी सिमिलर काइंड का, कि एक नंबर के लिए भी फैक्टोरियल का वही कोड होगा, दूसरे नंबर के लिए भी फैक्टोरियल का वही कोड होगा, तीसरे नंबर का भी फैक्टोरियल का वही कोड होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर कंसेप्ट आता है फंक्शंस का। अब बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं? अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से हट के इसको समझना चाहते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ से कंसिडर कर सकते हैं। मसलन अगर सपोज किया आपने कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री है। आप उसके पास जाएंगे, आप उसको अपना डिज़ाइन, क्वांटिटी और क्वालिटी बताएंगे और अमाउंट देंगे। वो आपको आपकी अमाउंट यूज़ करते हुए आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक कपड़ा प्रिपेयर करके आपको दे देंगे। अब दूसरा बंदा भी उसी फैक्ट्री के पास जाएगा, तीसरा बंदा भी उसी फैक्ट्री के पास जाएगा, चौथा बंदा भी उसी फैक्ट्री के पास जाएगा, उस फैक्ट्री से अपना काम निकलवाते रहेंगे। तो जो फैक्ट्री है वो काइंड ऑफ फंक्शन है, जो आपको कपड़ा बना के दे रही है। एक बंदे के लिए भी वही है, दूसरे बंदे के भी लिए भी वही का फैक्ट्री काम करती है, तीसरे बंदे के लिए भी वही काम करती है। तो सेम प्रोसेस प्रोग्रामिंग के अंदर भी है कि जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उसको एक से ज़्यादा जगह के ऊपर बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम कोड ही होता है, जिस तरह से वो फैक्ट्री हर बंदे की सेपरेट नहीं हो सकती। मतलब मैंने कपड़े पहनने हैं तो मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊं, जूते पहनने हैं तो जूतों की अपनी ही सेपरेट फैक्ट्री लगाऊं। और हर बंदा अगर इस तरह से हर अपनी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाना शुरू कर देगा तो उसकी जो है ना सेल परचेज ही नहीं हो पाएगी, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से फैक्ट्री एक होती है, सारे बंदे उसी को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। वो कपड़ों से रेलिवेंट हो सकती है, वो जो है ना जूतों से रेलिवेंट हो सकती है, और डेली यूज़ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक की सेपरेट फैक्ट्री है। हम लोग वो रेलिवेंट फैक्ट्री से ही वो काम करवाते हैं। अब जूतों वाली फैक्ट्री से हम लोग कपड़ा नहीं बनवा सकते, ऐसी है ना। और कपड़े वाली फैक्ट्री से हम लोग कॉस्मेटिक्स नहीं बनवा सकते। सो यानी कि हर फैक्ट्री का अपना पर्पस है। उसको अब हम ये नहीं कर सकते कि जूते बनाने वाली को हम लोग जो है ना क्रीमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो उनकी मदद से जूते बना के दे रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हर फैक्ट्री का स्पेसिफिक उसको हमने इंग्रेडिएंट्स देने हैं, और उन्हीं को वो यूटिलाइज करके मशीनरी को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, आपको एक आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं वो भी हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है। वो उसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। वो बाज़ दफ़ा आपसे इंग्रेडिएंट मांगेगा, इनपुट वैल्यूज़ मांगेगा, उन्हीं इनपुट वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके वो क्या करेगा, आपको आउटपुट जनरेट कर देगा बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर जिसको हमने एल्गोरिथम का नाम दिया,
स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करेगा। प्रोसीजर से क्या मुराद है, आपने इंटर या मैट्रिक लेवल के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गिवन डाटा निकालते हैं, और उसके बाद आउटपुट जो रिक्वायर्ड होती है वो निकाल लिखते हैं, फिर उसके बाद यूज़फुल फार्मूलाज लिखते हैं। तो वो जो यूज़फुल फार्मूलाज होते हैं वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो जो एक फार्मूला भी हो सकता है, एक से ज़्यादा फार्मूलाज भी हो सकते हैं। तो वो जो फार्मूलाज हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करके इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिमिलरली हर फंक्शन के अंदर आपके पास फिक्स स्टेप्स होंगे, वो उन्हीं को फॉलो करते हुए आपकी गिवन इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगा। अब वो जो फंक्शन है, अगर वो कपड़ा बनाने वाला फंक्शन है तो वो आपसे जो इंग्रेडिएंट लेगा उनकी मदद से कपड़ा ही बना के देगा, वो जूता नहीं बना के देगा। जूता बनाने वाला जो फंक्शन है वो आपको कॉस्मेटिक्स नहीं बना के देगा। सो जो है ना, हर फंक्शन का अपना एक सेपरेट पर्पस है। तो फंक्शन अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में भी डिस्कस करें तो जिस तरह से एक फैक्ट्री एक बनती है, सारे लोग उससे मुस्तफीद होते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर भी फंक्शन एक मरतबा बन जाता है। सो बार बार हम लोग उसको यूज़ करके सेम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाते रहते हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंटेक्स, सिंटेक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करते हुए हमने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है। सिंटेक्स क्या है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको यूज़ करते हुए हमने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है। जिस तरह से इंग्लिश सीखने बोलने पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश के टेंसेस आने चाहिए, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की राइटिंग स्पीकिंग और जो है ना लिसनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेंसेस हैं वो उसका सिंटेक्स है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे प्रोनाउन आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कोमास आएंगे, वो सारे के सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है, उसी को ही हमें फॉलो करना होता है। तो जब हमने फंक्शन यहाँ पे बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको कोड लिखने शुरू में हम लोग डी एफ लिखेंगे। डी एफ फॉर डिफाइन है कि हम लोग कोई चीज़ अप यूज़र हम लोग अपनी मर्जी की कोई चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं। हाँ, शॉर्ट में डी ई एफ उसका सिंटेक्स है, हमें कंप्लीट नहीं लिखना। ठीक है। अब उस डिफाइन डी ई एफ के बाद आपने जब इसका उस फंक्शन का नाम रखना है, जैसे फैक्ट्री का कोई नाम होता है, जैसे जे डॉट है, इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स नेम हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, सर्विसेज है, सर्विस शूज़ हैं, बाटा शूज़ हैं, तो उनका कोई नाम है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा। अब नाम जो है एक वर्ड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे ग्रीट लिखा हुआ है, ग्रीट एक वर्ड के ऊपर है, तो आप एक वर्ड का एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ऐड नंबर्स है, ठीक है, तो उसमें मैं ऐड एक एक वर्ड है और नंबर दूसरा वर्ड है, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड का ए कैपिटल कर दूं और नंबर का एन कैपिटल कर दूं, दरमियान में स्पेस नहीं देनी, दरमियान में स्पेस नहीं देनी। या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि स्पेस अगर इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं तो इन दोनों के दरमियान अंडरस्कोर डाल दें, इन दोनों के क्या दरमियान क्या कर दें, अंडरस्कोर डाल दें। तो जो मेथड है बेहतर वो यही है कि हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल करते जाएं और उनको आपस में ज्वाइन करते जाएं। ठीक है। या फिर अगर उससे कंफ्यूज होते हैं तो दो वर्ड्स के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, स्पेस देने के बजाय अंडरस्कोर डाल सकते हैं। और अगर सपोज किया आपने एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाने हैं, जैसे एक सिमिलर काइंड के सर्विस भी शूज़ की फैक्ट्री है, बाटा भी शूज़ की फैक्ट्री है, तो इस तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज ज़्यादा फंक्शंस बनाने हैं सेम फंक्शनैलिटी के सिमिलर काइंड के, तो आप एक तो बात ये है कि उसके नाम यहाँ पे डिफरेंट रख दें। ठीक है, जैसे बाटा सर्विस आप रख सकते हैं,
या फिर दूसरी बात, अगर आप करना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, तो आप शुरू में 1 2 3 लिखने की बजाय एट द एंड यहाँ पे 1 2 3 1, फिर ऐड नंबर 2, फिर ऐड नंबर 3, इस तरह से अगर नंबर लिखना ज़रूरी है ना फंक्शन के साथ, तो देन एट द एंड ऑफ द नेम आप 1 2 3 फॉर्म 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे। और अगेन आप साथ भी जोड़ सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फंक्शन ब्रैकेट इंसर्ट करनी है शिफ्ट 9 और 0 के साथ। शिफ्ट 9 और 0 के साथ ये फंक्शन ब्रैकेट एंटर करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दो कॉलन लगाने हैं। कॉलन लगाने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें टैब दे के ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो ये टैब का मैं ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि ये टैब डालेंगे तो इस फंक्शन का होल्ड इस लाइन के ऊपर रहेगा, जो भी हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। ठीक है। अदरवाइज नहीं रहेगा, यानी कि जो सपोज कि आप यहाँ पे प्रिंट का मैसेज दे देते हैं, प्रिंट माई टाइप ऑफ एडिशन, अभी हम इसमें कुछ कोड नहीं लिखते। तो ये इसका कंप्लीट, अब इसमें हम एक से ज़्यादा लाइंस भी लिख सकते हैं, अगली एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे हम एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। अब ये सिंटेक्स है। ये वाली ये फंक्शन ब्रैकेट, यहाँ पे हमने इनपुट वैल्यूज पास करनी है। जैसे फैक्ट्री को हमने कपड़ा देना है, वर्कर्स देने हैं, मशीनरी देनी है, कलर्स देने हैं, वो उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करके क्या करेगा, आपको एक स्पेसिफिक कपड़ा स्पेसिफिक डिज़ाइन का, स्पेसिफिक क्वालिटी का आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इनपुट प्रोवाइड करें, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हैं जैसे ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं एडवर्टीजमेंट के, उनको आप इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो एक फिक्स सिनेरियो के मुताबिक क्या कर रहे हैं, एक चीज़ें आपके सामने प्ले आउट करते जा रहे हैं, वो उसी को फॉलो करते हुए आपको शो करवाता जा रहा है अपनी आउटपुट। सो यहाँ पे हम लोग उसको इनपुट वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, वो अगली एग्जांपल्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप की हुई है उनके अंदर वन बाय वन मैं आपको एलेबोरेट करता जाऊंगा। सो ये उस फंक्शन की अब डेफिनेशन है जिसको आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। कंसीडर करें कि इसके अंदर अभी हमने एक लाइन लिखी हुई है, एक से ज़्यादा 10 15 20 लाइनें लिखी हुई हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोगों ने जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इंटरनल कोड नहीं चलेगा। ये वाले फंक्शन को इस नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये कोड नहीं चलेगा। मसलन जैसे सपोज करें, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, मैं सिंपली यहाँ पे आके लिखूंगा ऐड नंबर, जो मैंने एग्जैक्टली नाम रखा हुआ है वही यूज़ करूंगा। यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट इंसर्ट करूंगा। अगेन इस सेल के अंदर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, तो जब ये वाली लाइन चलेगी ना तो उसमें ये फंक्शन कॉल होगा। ये वाली लाइन चलेगी ना तो उसमें ये फंक्शन कॉल होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर ही वो चलाएगा, अगर एरर होगी तो देन वो आपको एरर के ऊपर ले जाएगा। तो अभी हम लोग पहले आउटपुट के ऊपर देखते हैं। वो देखें लिखा हुआ है माई टाइप ऑफ एडिशन, नीचे जाने की बजाय देखें, वो इस फंक्शन को जब कॉल करता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, माई टाइप ऑफ एडिशन। तो नीचे देखिए आउटपुट में वो क्या दे रहा है, माई टाइप ऑफ एडिशन दे रहा है। ठीक है। सिमिलरली नीचे ग्रीट का फंक्शन है, सेम वही चीज़ है। ग्रीट के फंक्शन में हमने लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू माय पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है। अब जो है ग्रीड फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया, ये उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे उसकी कॉलिंग है, ये मैंने साथ लिखा हुआ है, यानी कॉलिंग मतलब यूजेज है। एक मरतबा भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मरतबा भी कर सकते हैं। अब 2 मरतबा कर रहे हैं इस्तेमाल, यहाँ पे भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इंटरनल लाइन कितनी मरतबा आएगी, 2 दफ़ा आएगी। एक दफ़ा इस लाइन की वजह से आएगी और दूसरी दफ़ा इस लाइन की वजह से आएगी। ठीक है। यानी कि फंक्शन आपके पास क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर देंगे तो उस इनपुट को इस्तेमाल करके करेगा, अदरवाइज वो खुद से इनपुट जनरेट करने की कोशिश करेगा। वो किस तरह से, अब हम लोग फर्दर एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, कोई नहीं आपको? थोड़ा थोड़ा मतलब, लेकिन आप प्रीवियस, हाँ प्रीवियस क्लासेस जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ें भी आपने करना, ये है कि जो वीडियो लेक्चर्स आपको भेजेंगे आपने उनको बैठ के ना इस तरह से अटेम्प्ट करना है और ग्रुप के अंदर जो है ना क्वेश्चंस पूछने हैं जो भी मसला मसाइल हो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हमारे पास एक ऐड नंबर्स का नीचे बना हुआ था फंक्शन। ऐड नंबर्स में हम लोग दो नंबर उसको पास कर रहे हैं, एक num1 के नाम से है और दूसरा num2 के पास। यानी कि ये अब एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप दो वैल्यूज दे रहे हैं।
दो वैल्यूज दे रहे हैं, ये उन दो वैल्यूज को क्या करता है, ऐड करवा के रिजल्ट में स्टोर करवाता है और उस रिजल्ट को एज अ सम प्रिंट करवा देता है। ठीक है। अब ये उसकी बॉडी होगी, फंक्शन की डेफिनेशन होगी। नाउ अब हमने इसको कॉल करना है। देखें, कॉल करना है, फंक्शन नेम लिखा, उसकी ब्रैकेट के अंदर हमने अब इसको दो वैल्यूज देनी है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें, जहाँ पे हमने इनपुट कुछ भी नहीं रखा था, जहाँ फिर कॉल यूज करते वक्त हमने कुछ भी नहीं पास किया। अगेन ग्रीड के अंदर भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा था, तो कॉल करते वक्त भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं पास किया। ठीक है। लेकिन अब इस केस में हम लोग जब इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने कहा हम इसको दो वैल्यूज देंगे, num1 और num2 देंगे। उन दोनों को वो क्या करेगा, ऐड करवा के उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अब जब हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, तो ये 5 जो है वो num1 को मिल जाएगा और 3 जो है वो num2 को मिल जाएगा। ठीक है। और 5 + 3 8 करके वो रिजल्ट में स्टोर करवा देगा और उस रिजल्ट को क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है। तो यानी कि पहली जो आउटपुट यहाँ पे आई होगी, द सम इज इक्वल टू 8 आ गई। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 5 और 3 पास करें, दोबारा से फिर देख लें, ये 5 किस, ये कॉलिंग के वक्त हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यूज पास करते वक्त 5 किसको मिल जाएगा, num1 को, और 3 किसको मिल जाएगा, num2 को। इस num1 और num2 को ये क्या करेगा, ऐड करवा के रिजल्ट में स्टोर करवाएगा, और जो भी आंसर होगा वो द सम एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, इसकी साइडों पे इन्वर्टेड कोमास है, और कोमा लगा के रिजल्ट की वैल्यू वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूज़र से वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। यूज़र से वैल्यू यानी कि ये प्रोग्राम जो इस्तेमाल करेगा वो वैल्यू एंटर करेगा। ठीक है। ये इनपुट पहले क्या करेगा, हम नंबर एंटर करेंगे, ये स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट करके n1 में स्टोर करवा देगा, दूसरी वैल्यू को n2 में स्टोर करवा देगा। 5 और 3 की जगह पे हम लोग n1 और n2 पास कर देंगे, तो जो n1 की वैल्यू होगी वो किसको मिल जाएगी, num1 को, और n2 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, num2 को मिल जाएगी। तो वो उन दोनों को ऐड करवा देगा ना। अगर मैं सपोज किया इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब, तो इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज पास की हुई हैं, 5 और 3 को ले जाके वो आंसर शो करवा देगा, और ड्यू टू दीज लाइंस वो हमसे इनपुट मांगेगा, इनपुट वाली लाइंस की वजह से, जिससे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखें द सम इज इक्वल टू 8, और इस लाइन की वजह से वो हमें क्या कह रहा है कि एंटर n1 एंटर करें। सपोज हम 6 एंटर कर देते हैं, तो ये जो 6 है वो किस में स्टोर हो चुका होगा, n1 के अंदर। सिमिलरली सपोज मैं 3 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो 3 किस में चला जाएगा, n2 में चला जाएगा। तो n1 की वैल्यू 6 है, n2 की वैल्यू क्या है, 3। तो n1 किसको मिल जाएगा, num1 को, और n2 किसको मिल जाएगा, num2 को मिल जाएगा। उन दोनों को ऐड करवा के आपके सामने रिजल्ट शो करवा देगा। ठीक है। द सम इज इक्वल टू 9। बात समझ में आ गई थोड़ी बहुत कि नहीं? स्टिल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये समझ कि नम 1 और क्या कहते हैं नम 2 जो है हाँ जी। उसको एडिशन हुई है, उसके बाद ये 8 ये लाइंस में मुझे कंफ्यूजन है नीचे वाली ये वाली। जिस जिस सामने से 8 एंटर नम। हाँ, अब देखो जरा, ये हमने इसकी बॉडी को डिफाइन किया है, इसमें जो भी नंबर जाएंगे ना उनको ऐड करवा के रिजल्ट में स्टोर करवाएगा, और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, इसकी साइडों में इन्वर्टेड कोमास हैं, तो ये चीज़ एज इट इज़ लिखी आएगी, द सम इज कॉलन, और उसके बाद जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी ना साथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस टाइम हमें इसको दो वैल्यूज पास करनी है, एक num1 और दूसरा आपने क्या पास करना है, num2। ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 5 और 3 जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 10 20 100 1000 150 वट एवर यू वांट टू पुट, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी वेरिएबल में चली जाएगी। तो 5 num1 के पास, 3 num2 के पास, उन दोनों को ऐड करवाएगा और रिजल्ट में क्या शुरू करवा देगा, लिखा हुआ आएगा द सम इज कॉलन 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये एक तरह की कॉलिंग थी। दूसरे इसमें कॉलिंग में हम यहाँ पे वैल्यूज फिक्स पास कर रहे हैं। दूसरी हम लोग इस मेथड n1 और n2 के जरिए क्या कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। जैसे एंटर करवा रहे हैं हम लोग वैल्यूज, तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाली ऑलरेडी उसने 5 और 3 फिक्स वैल्यूज थी, उसके मुताबिक चला के आउटपुट दे दी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू, ये यूजर डिफाइन है, आप देखें यूजर वैल्यू यहाँ पे एंटर, इस कोड को इस्तेमाल करने वाला सपोज मैं ही हूँ, मैंने ही अभी बनाया, लेकिन अगर कोड मैं किसी को बना के दे दूँ और वो इसको इस्तेमाल करना चाहे, तो वो वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा। सपोज 9 एंटर कर दिया है, तो ये 9 जो है वो किस में चली जाएगी,
N1 के अंदर, और सपोज मैं 1 एंटर कर देता हूँ, तो 1 किस में जाएगा, N2 के। तो ये N1 और N1 पहले नंबर पे पास होया हुआ है, तो ये किसको मिल जाएगा, num1 को। और N2 दूसरे नंबर पे पास होया हुआ है, और ये किसको मिल जाएगा, num2 को मिल जाएगा। तो वो num1 की वैल्यू 9 थी और num2 की वैल्यू 1 थी। दोनों को ऐड करवा के स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवाएगा, द सम इज कॉलन। सो अब देखिए, अब एक नया चीज है इसमें। ऊपर वाले फंक्शन, ये पहले पहले वाले फंक्शन के अंदर हमने हमने यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट्स नहीं दिए थे, ठीक है। अब दूसरे वाले में हमने दो इनपुट आर्गुमेंट्स दे दिए हैं। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट वैल्यूज या यूजर से लेके N1 N2 करके हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तीसरा तरीकाकार ये है कि हम लोग अब इस फंक्शन को दो तरह से बना देते हैं। एक, हम इसमें वैल्यू पास कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, इट्स अप टू अस। तो अगर नहीं पास करते तो वो नम की डिफॉल्ट वैल्यू 45 इस्तेमाल करेगा। फिक्स कर दिया हमने, वो इसी को इस्तेमाल करेगा। अगर कर देंगे तो जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे ये उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो नीचे आके वो जो भी नंबर यहाँ पे पास करेंगे उसका स्क्वायर लेगा। तो हम दोनों मेथड्स को देखते हैं। तो अब देखें, और एक और भी यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे हम लोग इसकी, तो पिछली वीडियो इंटरनेट की वजह से बंद हो गई थी, सो वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पुराने फंक्शंस के अंदर हमने यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास किया था, और अगर पास भी किया था तो इस तरह से वैल्यू नहीं दी। तो इसका मतलब है जब हम लोग इसको कॉल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर वैल्यू पास कर देंगे तो वो उस वैल्यू को लेके उसका स्क्वायर ले लेगा। और अगर नहीं पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे हमने सेट कर दी है उसकी वो स्क्वायर लेगा। तो हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, कि यहाँ पे इन फंक्शंस के अंदर अगर हम लोग गौर करें, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ऊपर वाले को भी हम लोग क्या करवा रहे थे, सिंपली प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हमें रिटर्न हो रहा है, मतलब ये हमें हैंड ओवर करेगा। और उस जो आंसर को हम लोग फर्दर अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जब हम लोग इसको यहाँ पे देखें कॉल कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो हम 4 पास कर रहे हैं, तो 4 किसको मिल जाएगा, नाम को मिल जाएगा। उसका वो स्क्वायर लेगा और रिटर्न करवा के किस वेरिएबल में रखवा देगा, रिजल्ट में रखवा देगा। और इस वेरिएबल को हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम लोग प्रिंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम लोग इसको फर्दर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हमने 45 ऐड किया, तो जो रिजल्ट यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आना था, 16। 16 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 61। तो सी को प्रिंट करवा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 61 आएगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 61 आ रहा है इस लाइन की वजह से। ठीक। स्पीड तो हमने 45 किए थे ना। नहीं, अब इस टाइम इसमें इसमें हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी है, वैल्यू पास की है। तो ये 4 जाके किसको मिल जाएगा, नाम को मिल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फिर वो 45 लेगा नाम की वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे जो है, हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे, तो यहाँ पे पास नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इनपुट आर्गुमेंट इस्तेमाल करेगा। नाम की जो डिफॉल्ट वैल्यू 45 रखी हुई है ना, उसी को इस्तेमाल करेगा और 45 का स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ इन लाइन बाई लाइन चलते हैं। इसके मुताबिक ये 4 किसको मिल जाएगा, नाम को मिल जाएगा। ना 4 का स्क्वायर लेके रिजल्ट में स्टोर करवा देगा, और इस लाइन की वजह से लिखा हुआ आएगा द स्क्वायर ऑफ 4 इज रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा। और फिर उसके बाद उस रिजल्ट के अंदर 16 के अंदर 45 ऐड करेगा और सी में स्टोर करवाएगा, और सी को प्रिंट करवा देगा 61। और इस लाइन की वजह से वो स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेगा, बट हमने चूंकि इनपुट आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ, तो जो इनपुट आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू है उसको इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो 45 का 45 के साथ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब और एग्जांपल्स फर्दर हम लोग देखें, ये फंक्शन बना रहे हैं उसको हम लोग वैल्यू भी दे सकते हैं, और स्ट्रिंग टाइप की नेम भी दे सकते हैं।
ठीक है, एक नेम दे दिया और उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखवा दी, जॉन के नाम से रखवा दी, और उसकी एज क्या रखवा दी, 30 रखवा दी। और नीचे आके हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कि माई नेम इज़ जॉन, जो भी नेम की वैल्यू होगी, और आई एम 30 ईयर ओल्ड, जो भी एज हमें पास करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, इस फंक्शन को हम लोग खाली इनपुट आर्गुमेंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। खाली के साथ जब कॉल करेंगे तो वो नेम की वैल्यू क्या लेगा, जॉन, और एज क्या लेगा, 30 लेगा। और अगर वैल्यूज पास कर देंगे तो वो जो वैल्यूज पास की होंगी वो नेम को और एज को मिलेंगी, और उसी के मुताबिक प्रिंट करवाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस, अब एलएस पास करें तो एलएस किसको मिल जाएगा, नेम को, और 25 किसको मिल जाएगा, एज को। तो इस लाइन की वजह से क्या लिखा हुआ आएगा, माई नेम इज एलिस एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, एंड सिमिलरली जब इस लाइन की वजह, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं पास कर रहे, तो वो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसे लेगा, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड लिखा हुआ आएगा। कि माय नेम इज जॉन एंड आई एम एज ईयर। हाँ जी, ये प्रिंट करवाने का मेथड है ना, इसमें हम लोग जो इन्वर्टेड कोमास है, जो जिसकी साइडों पे कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जिसकी साइडों पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है उसको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज लिखेगा। देखिए माई नेम एज इट इज आ रहा है, नेम की साइडों के ऊपर कर्ली ब्रैकेट थी तो वो उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करेगा, और वैल्यू क्या थी, एलएस थी। पहले फंक्शन की वजह से क्या थी, एलएस थी। और 25 एज की साइडों पे भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो उसकी भी वैल्यू को इस्तेमाल करेगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आएंगी। यहाँ पे अब हम लोग कुछ भी नहीं पास कर रहे, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इस्तेमाल करेगा। नेम की वैल्यू क्या होगी, जॉन आ गई, तो वो जॉन इस तरह से प्रिंट करवाएगा, और उस वक्त ये जो एज है वो कितनी है, 30 है, तो वो 30 प्रिंट करवा देगा। यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे क्या करवाएगा, उनकी वैल्यूज़, बाकी एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास की वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अब देखें जिस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का कोड लिखा था, अब देखें इसको हम लोग एक नंबर पास करेंगे और उसका क्या कैलकुलेट करेगा, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा था ना, याद है? तो उसमें अब देखें ये रिकर्सिव कॉल है। फैक्टोरियल में क्या करता है, नंबर को उससे छोटे वाले तमाम नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवाता है। 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएगा, जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ, एंड सो ऑन। तो ये तब तक काम करेगा जब तक एन की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो ये एन को मल्टीप्लाई करवा रहा है n-1 के साथ। फिर ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इसको रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो अगर फर्ज किया पहले एन की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पास करते हैं, तो 5 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, n-1 है। फिर n-2, फिर n-3, और जैसे ही n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये ख़त्म करके आपको आंसर दे देगा। तो x की वैल्यू 5 हमने पुट कर दी, फैक्टोरियल ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टोरियल, इस फंक्शन के अंदर हमने n x की x पास कर दिया। अब ये x किसको मिल जाएगा, n को मिल जाएगा, और ये उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करवा देगा, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, सपोज 7 करते हैं, तो वो 7 का आंसर आपको देगा। द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज इक्वल टू 5040। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक फंक्शन से यहाँ पे देखिए हम लोग एक वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू जो रिटर्न करवा रहे थे वो एक वैल्यू रिटर्न, मल्टीप्लाई होने के बाद एक वैल्यू बन जाती थी। जहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकते हैं। मसलन हम लोग इस फंक्शन को दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये इसके ऊपर चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करता है, उनको ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करवाता है और डिवाइड करवाता है। ठीक है, चार रिजल्ट्स आ जाएंगे, सम का रिजल्ट, डिफरेंस का रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट और क्वोशंट का रिजल्ट। ये इसकी कंडीशन लगा दी है कि जो डिवाइजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिवाइजर जीरो होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है। तो ये जस्ट कंडीशन लगाई हुई है। तो इनको वन बाय वन कोमास लगा के रिटर्न करवा दिया है, सम का रिजल्ट, कोमा, डिफरेंस का रिजल्ट। तो अब ये चार वैल्यूज आपको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, उन चारों वैल्यूज को आपने यहाँ बाहर जब कॉल करना है वहाँ पे आके स्टोर करवाना है। पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी, तीसरी वैल्यू तीसरे में जाएगी। तो यहाँ पे देखें दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, a, b, 8,4। पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वैल्यू, ये बिल्कुल ये इन दोनों में से कोई एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 4। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि a, b इज इक्वल टू 8,4। यहाँ पे दो लाइनें इस्तेमाल हो रही हैं और यहाँ पे आपके पास एक ही लाइन इस्तेमाल हो रही है। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वैल्यू वेरिएबल में जाएगी।
तो यहाँ पे अब हमने चार वेरिएबल डिक्लेयर किए, सम का रिजल्ट, डिफरेंस का रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट, क्वोशिएंट का रिजल्ट। तो कैलकुलेट का फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया, ए और बी। ए किसको मिल जाएगा, एक्स को, और बी किसको मिल जाएगा, वाई को। और उन चारों को ऑपरेशन अप्लाई करके वो चारों वैल्यूज रिटर्न करवाएगा। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे में, तीसरी वैल्यू तीसरे में, और चौथी वैल्यू चौथे में चली जाएगी। उन चारों को फिर फर्दर क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है। प्रिंट सम, सम रिजल्ट, डिफरेंस, डिफरेंस रिजल्ट, प्रोडक्ट। जिनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है उनकी साइडों पे क्या कर दिया, इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स थी। एक लिस्ट ऑफ नंबर में से आपने तमाम को सम करना है, एवरेज लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल ये कितनी, चार वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो सम के अंदर वो क्या करेगा, आप देखें आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एक से ज़्यादा नंबर्स हैं। ये आपने डाटा इस कैलकुलेट स्टैट्स के अंदर पास कर दिया। यानी कि ये जो डाटा था वो किसके पास आ जाएगा, नंबर्स के पास आ जाएगा। उन नंबर्स को ये सम का बिल्ट इन फंक्शन है, उनको क्या कर देगा, सम कर देगा। लास्ट टाइम हमने कोड खुद लिखा था ना लिस्ट की तमाम वैल्यूज को सम करने के लिए। तो यहाँ पे ये सम का बिल्ट इन फंक्शन उसको खुद से लिख देगा, कर देगा। लाइब्रेरी अभी हमने इस्तेमाल नहीं की, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। सो इन तमाम को क्या करेगा, सम करके, इन तमाम को सम करके टोटल में रखवा देगा। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, नंबर की लेंथ कैलकुलेट करेगा कि इसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं। इसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं, फाइव हैं। तो एवरेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तमाम को सम करते हैं और जितने एलिमेंट्स को सम किया होता है उतने से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास आगे हमने इफ़ की कंडीशन रखी है कि लेंथ, नंबर्स की जो लेंथ है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी। अगरवाइज जीरो होगी तो वो समथिंग ओवर जीरो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जीरो ओवर जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और मिनिमम वैल्यू उसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा और इनमें रखवा देगा। और दिस टाइम हमें वो अरे रिटर्न करवाएगा। डिक्शनरी इसको बोलते हैं बेसिकली। पहली वैल्यू के साथ लिखा हुआ आएगा सम, दूसरी वैल्यू के साथ लिखा हुआ आएगा एवरेज, और तीसरी वैल्यू के साथ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेट स्टैट बटन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, डाटा। और आंसर के तौर पे हमारे पास ये डिक्शनरी आएगी और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू सम, जो एज इट इज़ यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया। जो टोटल उसका आंसर था 135, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है, वहाँ पे नहीं, स्टैट नहीं है वहां से। अब देखो ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट इसकी वजह से प्रिंट करवा रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास स्टैट्स है। हाँ जी, हाँ जी, ये कैलकुलेट का फंक्शन है। उसमें हम लोग डाटा पास कर रहे हैं और ये हमें रिटर्न करवा रहा है। ठीक है। रिटर्न क्या करवा रहा है, ये सारी चीज लाइन पूरी रिटर्न करवा रहा है, जो कि किस में स्टोर हो जाएगी, स्टैट्स में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और उस स्टैट को फिर ये क्या करवा रहा है, नीचे प्रिंट करवा रहा है। ठीक है। यहाँ सम लिखा हुआ आ रहा है। सम के अंदर जो ऊपर यहाँ पे टोटल की वैल्यू है वो साथ प्रिंट होगी, फिर कोमा के बाद एवरेज प्रिंट होगा, और एवरेज के अंदर ये एवरेज की वैल्यू प्रिंट होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे ये एक और अच्छा फीचर है कि आपके पास यहाँ पे आप फंक्शन नेम पास कर सकते हैं। मतलब आपने सपोज किया दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के चार फंक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है। आप एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें उसको कहते हैं कि फंक्शन नेम भी पास करे कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, और साथ उसके इनपुट आर्गुमेंट्स पास कर दें। तो अब जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे आएगा और उसमें आप लोग इनपुट आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब जब हम लोग इसको कल यूज़ करेंगे, देखिए ऐड का फंक्शन है वो दो वेरिएबल लेता है, उन दोनों को ऐड करवा के रिटर्न करवाता है। मल्टीप्लाई का दोनों को मल्टीप्लाई करवा के रिटर्न करवा देता है। अब हम इन दोनों को कॉल नहीं करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, उसमें फंक्शन नेम पास कर देंगे। मसलन आप देखें कैलकुलेटर के अंदर हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ऐड, जो फंक्शन नेम यहाँ पे रखा हुआ था, और साथ दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। तो अब वो क्या करेगा, ऐड फंक्शन में 10 और 20 ले जाके उनका आंसर प्रिंट करवा देगा। देखें लिखा हुआ है द सम इज इक्वल टू 30। सिमिलरली मल्टीप्लाई पास कर रहे हैं तो दिस टाइम वो मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करेगा और 10 और 20 को मल्टीप्लाई करवा के 200 शो करवा देगा।
ठीक है। यानी कि अब हम एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, और फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर फंक्शन नेम भी पास कर सकते हैं। ठीक है। जोन सा फंक्शन नेम आएगा वो उसी को क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है। ऐड का फंक्शन पास करेंगे तो वो ऐड के फंक्शन को कॉल करेगा, मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करेंगे तो मल्टीप्लाई के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है। सो ये फाइबोनाची सीरीज जनरेट करने का एक छोटा सा एल्गोरिथम है। ये पहले आप लोग नेट से देखिएगा कि फाइबोनाची सीरीज क्या है। फाइबोनाची सीरीज जो है वो प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करवा के अगली टर्म जनरेट की जाती है। फाइबोनाची सीरीज के अंदर प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करवा के अगली टर्म जनरेट करवाई जाती है। तो प्रीवियस टू, दो पहली दो टर्म्स हैं वो 0 और 1 है, और जितनी सीक्वेंस जनरेट करवाए 10 नंबर जनरेट करवाने हैं तो ये 10 मरतबा प्रोसीजर रिपीट होगा। तो प्रीवियस टू वैल्यूज को क्या करेगा, ये ऐड करवाएगा। ठीक है। -1 और -2 जो है, ये प्रीवियस दो वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करवा के अगली टर्म को अपेंड करवाता जाएगा। तो यहाँ पे देखें 0 1 पहली एज इट इज, 0 और 1 को ऐड करवाया तो 1 आ गया, 1 और 1 को ऐड करवाया 2 आ गया, 1 और 2 को ऐड करवाया 3 आ गया, 2 और 3 को 5, 3 और 5 को 8, प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करवाता जाएगा और आगे चलता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अ, आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग में से आपने वावल्स को काउंट करना है। ठीक है। तो वावल्स कौन से होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ हो सकते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ हो सकते हैं। तो हम लोग एक काउंट रख लेते हैं 0, और फॉर करेक्टर इन एस, यानी कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है उसमें करेक्टर बाय करेक्टर इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे। अगर तो मैच कर जाएगा तो इस काउंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और जब वो तमाम के साथ मैच कर चुका होगा तो देन उस काउंट की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। ये फॉर लूप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, आपको थोड़ा सा मसला आएगा, वो उनको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस की हुई है तो यूज टू होंगे। अब देखें फ्रेज आपके पास क्या है, मशीन लर्निंग इज फैसिनेटिंग। तो ये वाली स्ट्रिंग हम लोग इस फंक्शन काउंट वावल्स के अंदर पास कर रहे हैं। तो ये फ्रेज, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहाँ पे जाएगी, इस एस के पास चली जाएगी। तो इसका वो एस का करेक्टर बाय करेक्टर क्या करेगा, इस वावल्स के साथ कंपेयर करेगा। देखिए पहले एम को कंपेयर करेगा सबके साथ, फिर ए को कंपेयर करेगा, तो ए उसको मिल जाएगा तो काउंट की वैल्यू को वो क्या कर देगा, +1 कर देगा। फिर उसके बाद एच को सी को करेगा, फिर एच को करेगा, फिर आई को करेगा, जहाँ जहाँ पे उसको वावल इसमें से मिलता जाएगा वो काउंट प्लस करता जाएगा, और एट द एंड प्रिंट करवा देगा कि इसके अंदर अराउंड 11 जो है ना, वो इस स्ट्रिंग के अंदर 11 आपके पास जो है ना वावल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये फार और इफ आती होगी तो देन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब ये प्राइम नंबर वाला कोड है, नंबर पास करेंगे। ये हमने प्राइम नंबर वाला सारा कोड किया हुआ है, किया हुआ है ना। तो ये उस नंबर के बारे में बताएगा कि प्राइम है या नहीं है। समझ आ गई। 17 इज प्राइम नंबर, ट्रू है जी। ठीक है। जीसीडी, दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये वाइल लूप के जरिए किया हुआ है बच्चे। अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है तो आपको आएगा। ट्राइंगल का पेरीमीटर डिफाइन करने के लिए नम, उसकी साइड एक साइड 55 की है तो उस तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू पास कर देंगे तो वो क्या करेगा, 5 पास किया, 5 को तीनों से मल्टीप्लाई करवा के अहमद में स्टोर करवाएगा, अहमद को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 55 है, 55 को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उस आंसर को क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है कि नहीं। अब ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है, मैंने कोशिश की है कि पॉसिबल जितनी भी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ना उनको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है।